अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हम लॉ ऑफ मास एक्शन को समझेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन को किस तरह आप समझ सकते हैं, इसकी स्टेटमेंट देखें। द रेट ऑफ अ रिएक्शन, जो रेट है आपके रिएक्शन का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। यानी कि जो आपका रेट है, यानी कि आपकी स्पीड है किसी भी केमिकल रिएक्शन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस के। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन किस तरह होता है, हमारा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। हमारा जितना ज्यादा ताकतवर रिएक्टेंट होगा उतनी जल्दी प्रोडक्ट बनाएगा। तो हमारी स्पीड जो है वो कब तेज हो सकती है, जब हमारा रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा हाईली रिएक्टिव हो। और हमारी स्पीड कब स्लो हो सकती है, जब हमारा रिएक्टेंट जो है वो बहुत ज्यादा स्लो हो, बहुत ज्यादा रिएक्टिव ना हो। तो ये स्टेटमेंट क्या बताती है कि जो आपकी स्पीड है किसी भी केमिकल रिएक्शन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, रिएक्टिंग सब्सटेंस के ऊपर है। अच्छा, इससे पहले एक टर्म लिखी हुई है एक्टिव मासेस। एक्टिव मासेस को आप किस तरह समझ सकते हैं, एक्टिव मासेस को आप इस तरह समझ सकते हैं कि आप एक मिसाल सोचें कि मैंने आपको 12 बन दिए और कबाब कितने दिए, 8 कबाब दिए। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझे बर्गर बना के दो। आप मुझे कितने बर्गर बना के दे सकते हो, आप मुझे 8 बर्गर ही बना के दे सकते हो। अगरचे आपके पास पतीला है, सब कुछ है, सलाद है, हर चीज है बर्गर बनाने के लिए, लेकिन आपके पास मेन इंग्रेडिएंट नहीं है। तो वो जो मेन इंग्रेडिएंट है जो कि आपके किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने से स्पीड अप कर दे या स्लो डाउन कर दे, वो क्या है, एक्टिव मासेस। मिसाल वाली केस के अंदर जो एक्टिव मास है वो कितना है, वो 8 है। हमारे पास कितनी टिक्कियां हैं, हमारे पास 8 टिक्कियां। इस वजह से हम 12 बर्गर नहीं बना सकते। अगर हमारे पास 10 टिक्कियां होती तो हम बर्गर कितने बना रहे होते, 10। तो इसी तरीके से जो स्पीड है किसी भी केमिकल रिएक्शन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर होती है, हमारे एक्टिव मासेस के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको रिएक्ट कर रहे होते हैं, हमारे रिएक्टिंग सब्सटेंस को। अब हम केमिकल इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, जिसके नतीजे में दो रिएक्शन होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और दूसरा रिवर्स रिएक्शन होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, और रिवर्स रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है। अब इसी तरीके से हमारे पास ये एक इक्विलिब्रियम का रिएक्शन लिखा हुआ है। इस साइड को मैं क्या कहता हूँ, रिएक्टेंट, और इस साइड को मैं कहता हूँ प्रोडक्ट। अब ये जो सबसे पहले जो पावर लिखी हुई थी, इस कैपिटल ए के पीछे स्मॉल ए, यहाँ पे कोई ना कोई तरह की पावर जरूर लिखी हुई थी। हमारे पास मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसमें जो भी 1, 2, 4 जो भी नेचुरल नंबर लिखा होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम के रिएक्शन को लिखने का तरीका क्या है, ये साइड रिएक्टेंट होती है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो कौन सा रिएक्शन होगा, रिवर्सिबल का फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, आर एफ। आर से क्या मुराद है, रेट, और एफ से क्या मुराद है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। मेरा जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मेरी रिएक्टेंट स्पीशी के। ये कोफिशिएंट था, ये ब्रैकेट के बाहर पावर बन गया, अंदर ए और बी आ गए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आया, जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा उतना ज्यादा मेरा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड से होगा। इसके बाद मेरा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह कांस्टेंट आया, के और एफ। के एफ मैंने क्यों कहा, क्योंकि के फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड एफ फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूं। देखो, इसमें सिर्फ मेरे रिएक्टेंट है, तो इसलिए इसको किसका क्या नाम दिया, के और एफ का। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब यही सेम प्रोसीजर मैं रिवर्स रिएक्शन के लिए भी करूंगा। रिवर्स रिएक्शन आपका कब होता है, जब आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्जन करते हो। ये रही मेरी प्रोडक्ट, इसको अब मैंने रिएक्टेंट में कन्वर्ट कराया। तो आर और आर, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर ये कोफिशिएंट था, ये क्या था हमारे पास, कोफिशिएंट, और ये इसकी पावर बना। ये भी कोफिशिएंट था, ये इसकी पावर बन गया। रेट ऑफ रिवर्स, ये आर एफ नहीं है, ये आर है। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब मैंने साइन हटाया तो मैंने के इक्विलिब्रियम का साइन डाला और उसके नीचे मैंने डाला आर, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम का साइन रिवर्स रिएक्शन को प्रोपोनेट कर रहा है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है वो पॉइंट होता है जहां पे मेरा रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। यानी इसके ऊपर मेरी कंसंट्रेशन सेम हो जाती है। जिस तरह तराजू के दोनों पड़लों के अंदर दोनों पड़ले बैलेंस हो जाते हैं, उसको मैं क्या कहता हूँ, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहता हूँ। द सेम चीज कि अगर मैं एक ऊपर से पानी खोलूं और नीचे से पानी बहने दूं, तो वो पॉइंट जिसके ऊपर कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी उसको मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट कहूंगा। इसी तरीके से इक्विलिब्रियम का वो पॉइंट होता है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाते हैं। जब मेरे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो गए, वो मेरा कौन सा पॉइंट हो गया, इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। के एफ मेरा फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये आर एफ, आर
ये आर एफ जो है वो आर आर के बराबर हो गया। इन दोनों इक्वेशंस को मैंने मिला के लिखा है। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन जो कि आर एफ खत्म हो चुका है ये रही, और सेकेंड इक्वेशन ये रही। अब मुझे ये बात पता है कि जो मैथ्स का एक रूल है कि जो चीज मल्टीप्लाई में होगी वो कहाँ चली जाएगी, डिवाइड में। ये मल्टीप्लाई में थी, ये किधर चली गई, डिवाइड के अंदर। ये मल्टीप्लाई में थी, ये किधर चली गई, डिवाइड में। मेरे पास ये एक्सप्रेशन जो है वो ड्रॉ हो गया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे पास केसी वो पॉइंट होता है जिसके अंदर रेशो होता है, यानी केसी जो इक्विलिब्रियम है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेरा रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन दोनों होने चाहिए। अगर वो दोनों सेम प्रोपोर्शन में हो रहे हैं तो वो केसी के बराबर हो जाएंगे। इसी तरीके से फिर ये केसी जो है वो केएफ और केआर के बराबर है। यहाँ पे केएफ और केआर था, इसकी जगह क्या आ गया, केसी आ गया, और मेरे पास वही सेम जो इक्वेशन है वो उठ के यहाँ पे आ गई। अब केसी का जो एक्सप्रेशन ड्रॉ हुआ है वो क्या है, केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रेक्टेंट। अगर कभी भी आपको केसी का एक्सप्रेशन बनाने को लिखा जाए तो वो कैसे आप लिखेंगे, जो आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी उसको ऊपर लिखेंगे, कोफिशिएंट को उसकी पावर बनाएंगे, और नीचे किसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी, रेक्टेंट की। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो हमें दो चीजें बताता है। एक सबसे पहले ये बात बताता है कि आपका जो रेट है किसी भी केमिकल रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आपके एक्टिव मासेस ऑफ रेक्टेंट सब्सटेंस। इसके अलावा वो केसी का एक्सप्रेशन भी बताता है। ठीक है, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हमने केसी का एक्सप्रेशन सीखा और लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में सीखा।